नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कर्नाटक में अगले कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्नाटक के कोलार में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के विकास में कांग्रेस और जेडीएस सबसे बड़ा रोड़ा है। वहीं खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मेरी तुलना सांप से करते हैं, लेकिन सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है। आपने देखा है, आपने केंद्र में अनेकों दशकों बाद एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई तो क्या परिणाम आया? केंद्र की बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए जो कई दशकों से पेंडिंग थे। 2014 से पहले के करप्शन काल में कांग्रेस सरकार के कालखंड में दुनिया भारत से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। बीजेपी को दिए आपके एक वोट ने सारी स्थिति बदल दी। आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है, अर्थव्यवस्था की गति तेज है और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही है। भारत ने जिस मजबूती से कोरोना का मुकाबला किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर अपना सामर्थ्य दिखा दिया है और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया है। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं जानता हूं, संतों और संस्कारों की धरती कर्नाटका के लोग कांग्रेस के इस गाली गलौज का चोट धरा जवाब वोट के माध्यम से देकर के उनके इन सारे मंसूबों को चूर चूर कर देंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के खानापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। ये लूट की झूठ की सरकार है। इन पैसों से कर्नाटक में 100 एम्स के अस्पताल, बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। आप ईमानदारी से कमाते हो तो क्या आप ये आशा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी सरकार भी ईमानदार होगी?
बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में। 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे। आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। इन्होंने जितना लूटा है उससे 30,000 क्लासरूम बन सकते थे। हर क्लासरूम में 10, 15, 20 बच्चे। आप सोच सकते हैं कि कितनी शिक्षा छीनी है बच्चों से इन्होंने। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी इन पैसों से। 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। इन पैसों से 30 लाख कर्नाटका के गरीब जनता को घर मिल सकते थे, उनका फायदा हो सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार किया, लूटा। और चलिए इस समय आपको वापस कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। परिवार का भला होता होगा, लेकिन कर्नाटका के लाखों परिवारों को नुकसान होता है। आप याद रखिएगा, जेडीएस को दिया एक एक वोट सीधा कांग्रेस के खाते में जाएगा, कर्नाटका में अस्थिरता लाएगा। इसलिए ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅಸ್ಥಿರ ಸರಕಾರಗಳ ನಾಟಕ ನೋಡಿದೆ. ಅಸ್ಥಿರ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಲೂಟಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಕಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇವು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು, ಆದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಇವರು ಒಂದೇ. ಇವರು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜೊತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುಟುಂಬವಾದಿಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂತೂ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ 15-20 ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಸಾಕು, ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಷ್ಟೇ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದೊಂದು ವೋಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ बीजेपी बहुमतದ सरकार। भाइयों और बहनों, जब कांग्रेस जेडीएस की सरकारें होती हैं तो सिर्फ कुछ विशेष परिवार फलते फूलते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए हर परिवार, इस देश का एक एक परिवार, कर्नाटका का एक एक परिवार भाजपा का अपना परिवार है। जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होती है, तब रामनगरा जिले के 3 लाख साथियों के जब बीजेपी सरकार बनती है, 2.5 लाख सामान्य परिवार
दुर्घटना और जीवन बीमा से जुड़ते हैं। जब बीजेपी सरकार बनती है, करीब 50,000 साथी अटल पेंशन के हकदार होते हैं। जब बीजेपी सरकार बनती है, 7,000 से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए पक्के घर स्वीकृत होते हैं। जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार होती है, तब रामनगरा जिले के 90,000 परिवारों को नल से जल की सुविधा मिलती है। जब बीजेपी डबल इंजन सरकार होती है, बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और टॉयलेट की सुविधा मिलती है। जब बीजेपी डबल इंजन सरकार होती है, हजारों परिवारों को मुफ्त इलाज मिलता है। जब बीजेपी डबल इंजन सरकार होती है, हजारों परिवारों को मुफ्त राशन मिलता है। जब बीजेपी सरकार होती है, सबको मुफ्त कोरोना का टीका मिलता है। यानी डबल इंजन सरकार मतलब सबकी सरकार, गरीब की सेवा करने वाली सरकार, 100% लाभ देने वाली सरकार। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಯಾವ इस बीच एक बड़ी खबर आपको पंजाब से बता दें। लुधियाना में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां जिले के गयासपुरा इलाके में जहरीली गैस लीक होने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी बेहोशी की हालत में हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। नाकेबंदी करते हुए पुलिस किसी को भी घटनास्थल पर जाने नहीं दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। यहाँ हमारे 11 डेथ्स हैं, 11 डेथ्स हैं कंफर्म्ड हुई हैं। तो एनडीआरएफ की टीम्स आ गई हैं और दूसरी टीम भी वो पहुंचने वाली हैं, वो बठिंडा से चली हुई हैं। तो मेन इसमें जो चेक अभी जो करने का कर रहे हैं काम, वो है अभी गैस, जैसे जो अभी शंका जार कर रहे हैं लोग, किसी ने कोई केमिकल वगैरह ऐसे जैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं, वो इनिशियल अभी तक बताया, पूरी तो तफ्तीश के बाद बताया जाएगा। वो इनिशियल ये बताया कि किसी ने केमिकल बेस समझी से किसी सीवर में शायद डिस्पोज ऑफ किया है और सीवर की गैस से मिलके कोई ऐसी गैस निकली है, तो वो उसने इम्पैक्ट किया है। वहीं लुधियाना गैस लीक हादसे पर सीएम मान ने दुख जताया है। पंजाब सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। जहरीली गैस की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। 11 लोगों की जहरीली गैस की वजह से मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। कई लोग अभी भी गंभीर अवस्था में हैं, जिनका इस समय इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लुधियाना गैस लीक मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी, पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी खबर है पठानकोट के बमियाल सेक्टर से। बड़ी खबर, जहां पहाड़ीपुर पोस्ट के नजदीक 2 से 3 संदिग्ध दिखे हैं। संदिग्ध के दिखने के बाद बीएसएफ सतर्क हो गई है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पहाड़ीपुर पोस्ट के पास 2 से 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं और इसके बाद बीएसएफ की टीम जो है वो पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पठानकोट के बमियाल सेक्टर से यह बड़ी खबर है, जहां पर 2 से 3 संदिग्ध लोग देखे गए हैं और उसके बाद से बीएसएफ सतर्क हो गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सभी दल
जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीजेपी नेताओं की तुलना बगैर नाम लिए गिद्धों से कर दी। मुरादाबाद के नागफनी में कांग्रेसी प्रत्याशी हाजिर रिजवान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं बात करते हैं मन की बात कार्यक्रम की, जिसके 100वें एपिसोड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात देशवासियों की अच्छाइयों का पर्व है। मन की बात से हर आयु वर्ग के लोग जुड़े हैं। मन की बात से कई समाधान भी मिले हैं। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के दौरान कही है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड, और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मन की बात कार्यक्रम को सुनते नजर आए। नितिन गडकरी को आप देख सकते हैं, वो भी मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी आप देख सकते हैं मन की बात कार्यक्रम को वो सुन रहे थे। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं मन की बात कार्यक्रम को वो सुन रहे थे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वो भी मन की बात कार्यक्रम को सुनती नजर आईं। इसके अलावा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें आप देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं, जो कि मन की बात कार्यक्रम के इस एपिसोड को आज सुन रहे थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम को सुन रहे थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। कार्यक्रम को सुनने के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मन की बात का 100वां आज पूरा हुआ है, उसके लिए मैं अपने देश के व्यक्तिगत रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये कि आध्यात्मिक यात्रा है। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं। लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का काम कर रहे हैं, वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से, और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते, बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
जल का संरक्षण हो या फिर अलग अलग समाज सुधार के काम, शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, लोकल को वोकल बनाने के हों, उन्होंने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। देश के साथ साथ विदेशों में भी मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी मौजूद हैं। सर, मन की बात के इस कार्यक्रम में आप थे, 100वां संस्करण था, किस तरह से देखते हैं संस्करण? एक ऐतिहासिक सफलता है जो संवाद की शायद दुनिया में एक ऐसी परंपरा है जो देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित की है। आज 100वें एपिसोड में जो उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक पूजा से कम नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि ये उनकी आध्यात्मिक सामर्थ्य है। जमीन से जुड़कर ऊंचाइयों तक उनका जो सफ़र है, उसका जो अनुभव का लाभ आज देश और दुनिया ले रही है, और मैं इस बात के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रहलाद पटेल जी। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ हजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।